नमस्कार दोस्तों, जोहार एग्जाम में आप लोगों को स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग उत्पाद सिपाही झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता झारखंड पुलिस, आज हम लोग हिंदी में आत्मकथ्य पिछले क्लास में हम लोग किए थे दोस्तों। आत्मकथ्य का विस्तार पूर्वक से ये काव्य खंड को समझे थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये आज जो काव्य खंड है आत्मकथ्य, इसका आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एमसीक्यू में, क्योंकि इस चैप्टर से आप लोग का 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए आप लोग को इस सभी एग्जाम में आप लोग को जरूर मिलेगा, चाहे हो झारखंड पुलिस हो, चाहे उत्पाद सिपाही हो, चाहे क्षेत्र कार्यकर्ता हो, या कोई भी मैट्रिक लेवल का एग्जाम है उसमें आप लोग को आत्मकथ्य ये सिलेबस में हिंदी में रहेगा ही दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं ये एमसीक्यू सेशन को। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि आप लोग का ये देखिए क्या है, ये आत्मकथ्य किसका है दोस्तों, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का। तो आप लोग को जयशंकर प्रसाद जी का कुछ परिचय पढ़ना होगा काव्य में, और इसमें आप लोग को जयशंकर प्रसाद से भी आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। इसीलिए आप लोग जयशंकर प्रसाद जी के उनके पूरे जीवनी की पढ़िए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उनके जीवनी से भी रहेगा, और वहाँ जो काव्य है आत्मकथ्य वहाँ से भी आप लोग को क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो दोनों से आप लोग को रहेगा दोस्तों, क्या इसका क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। पिछला हम लोग क्लास में बताए थे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो देखिए इसमें कहा है, इस कौन सा ईस्वी है, देखिए 1889, 1880 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, या 1900 ईस्वी में। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग भली भांति पढ़े होंगे तो जरूर आप लोग को पता होगा कौन सा ईस्वी में, तो 1889 ईस्वी में। देखिए उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। और वे कौन से कॉलेज पढ़ने गए थे, तो क्वींस कॉलेज पढ़ने गए थे। तो आप लोग ये क्वेश्चन में देखने के लिए आप लोग को जरूर मिलेगा दोस्तों, इसका भी। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है, देखिए बताए थे आ गया कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, फिरोजाबाद में, काशी में, प्रयाग में, लम्ही में। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो उनका जन्म हुआ था काशी, कहाँ, काशी में। आगे देखिए, देखिए जयशंकर प्रसाद ने कहाँ से शिक्षण ग्रहण किए थे। तो जयशंकर प्रसाद जी कहाँ से शिक्षण ग्रहण किए थे, काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से, या इलाहाबाद से, या बनारस हिंदी विद्यापीठ से, या गुरुकुल से। तो जयशंकर प्रसाद जी ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण किए थे, तो ये काशी के प्रसिद्ध एक कॉलेज था क्वींस कॉलेज में, वहाँ से शिक्षा ग्रहण किए थे। आगे देखिए जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किए हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी किस कक्षा तक ग्रहण किए हैं दोस्तों, तो 5वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक, या 11वीं तक। तो जयशंकर प्रसाद जी कहाँ तक शिक्षण ग्रहण किए हैं, तो ये किए हैं आप लोग को दोस्तों, ये किए हैं 8वीं तक। कहाँ तक, 8वीं तक। आगे देखिए, देखिए जयशंकर प्रसाद ने घर पर किन भाषाओं का अध्ययन किए थे। तो जयशंकर प्रसाद जी ने घर पर कौन कौन भाषा बोलते थे दोस्तों, किन भाषाओं का यूज करते थे, तो वे संस्कृत का, हिंदी का, फारसी का, या ये सभी। तो जयशंकर प्रसाद जी ने घर में अपनी भाषा, तीनों भाषा को यूज करते थे दोस्तों। कौन कौन सा भाषा, तो ये हो गया संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, और फारसी। ये तीनों भाषा अपने घर में इन भाषाओं का अध्ययन करते थे और अपने घर में बोलते थे। आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद जी किस प्रवृत्ति के कवि थे, क्या प्रगतिवादी प्रवृत्ति थे, प्रयोगवादी प्रवृत्ति थे, छायावादी प्रवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 6ठा नंबर प्रश्न का इसका हो जाएगा, ये जयशंकर प्रसाद जी कैसे कवि थे, तो ये छायावादी प्रवृत्ति के कवि थे। अब देखिए जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है, तो देखिए
ये कौन कौन सी है? झरना, आंसू लहर फर्स्ट ऑप्शन में है, चित्राधर, कामायनी, कानन कुसुम या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 7 नंबर प्रश्न का ये सभी हो जाएगा। जो जयशंकर प्रसाद जी के जो प्रमुख काव्य कृतियाँ ये कौन कौन सा है? तो ये है आप लोग को झरना, आंसू लहर ये सभी है, चित्राधर, कामायनी, कानन कुसुम। ये आप लोग को जो है कितना है इसमें 5 2 6 6 को याद करके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी की ये प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। क्योंकि आप लोग को एग्जाम में पूछ देगा कि झरना बोल देगा कि किस लेखक का ये काव्य कृतियाँ है, तो आप लोग को मालूम रहेगा तो तुरंत बता दीजिएगा हाँ कि ये झरना किस लेखक का प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ है दोस्तों। तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का। तो इसका राइट तो 7 नंबर प्रश्न के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए किस रचनाकार के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सा ये काव्य था दोस्तों? तो ये झरना, लहर, कामायनी या चित्राधर। तो किसके लिए इनको पुरस्कार मिला था दोस्तों? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। तो जयशंकर प्रसाद जी को ये कौन सा पुरस्कार था? ये कामायनी था। कौन सा था? कामायनी था। अब देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा है? देखिए जयशंकर प्रसाद जी के नाटक कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इनमें से कौन सा एक उनका नाटक है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का? तो देखिए ये अजातशत्रु है, धूर स्वामिनी है, चंद्रगुप्त स्कंद है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से सभी। देखिए जयशंकर प्रसाद जी के ये चारों है नाटक है दोस्तों। ये चारों नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है दोस्तों। कौन सा है? अजातशत्रु, धूर स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ये चारों उनकी प्रमुख रचना नाटक है दोस्तों। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का है। अब आगे देखिए कि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा? कंकाल, तितली, इरावती या इनमें सभी। तो जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास कौन कौन सा है? तो ये तीनों है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंकाल, तितली और इरावती। तो इसका राइट इनमें से सभी हो जाएगा। ये प्रमुख इनकी उपन्यास है दोस्तों, जो बहुत ही फेमस है दोस्तों। ये कंकाल, तितली और इरावती, जयशंकर प्रसाद जी का ये उपन्यास। आगे देखिए, अब देखिए जयशंकर प्रसाद ने इनमें से कौन सी कहानी संग्रह है? इस तीनों में से कौन सा एक कहानी संग्रह है दोस्तों? देखिए आप इसमें गौर करना है, क्योंकि कोई उपन्यास रहेगा, कोई नाटक रहेगा, कोई काव्य रहेगा। इनमें से आपको छांटने के लिए बोल देगा कि इनमें से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा एक कहानी संग्रह है, उपन्यास है, नाटक है। तो इसमें आप लोग उलझ जाइएगा। इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़े रहिएगा, तो आप लोग को उलझिएगा नहीं। अब देखिए कि जयशंकर प्रसाद की ये कौन सा एक कहानी संग्रह है दोस्तों? इस तीनों में आकाशदीप है, इंद्रजाल है, आंधी या ये सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों उनके कहानी संग्रह, आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी, ये तीनों उनके क्या है? कहानी संग्रह है। आगे देखिए, देखिए जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु तो 1936 ईस्वी में, 1937 में, 1941 या 1946 ईस्वी में। तो जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हुई थी उनकी, तो ये 1937 ईस्वी में। कब हुई थी उनकी मृत्यु? 1937 में। अब देखिए पहली बार किस पत्रिका में आत्मकथा का प्रकाशन हुआ? तो कौन सी पत्रिका में आत्मकथा का प्रकाशन हुआ था दोस्तों? तो हंस 1932 में, मधुरी 1922 में, चांद 1937 में, विशाल भारत 1924 में। तो किस पत्रिका में आत्मकथा का प्रकाशन हुआ था दोस्तों? तो ये था आप लोग को हंस 1932 में। इस पत्रिका में आत्मकथा की पत्रिका प्रकाशन हुआ था। अब देखिए हंस पत्रिका के संस्थापक, देखिए अब वहाँ तो पूछ लिया था कि आत्मकथा किस पत्रिका में
प्रकाशन हुआ था। अब यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन में, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो कौन है दोस्तों इसका, देखिए जयशंकर प्रसाद जी, कबीरदास, प्रेमचंद या सूरदास। तो कौन है दोस्तों? तो हंस पत्रिका के संस्थापक तो यह है प्रेमचंद जी। अब देखिए आत्मकथन में कवि जयशंकर प्रसाद ने किन कारणों का वर्णन किया है? तो आत्मकथन में जो है ये जयशंकर प्रसाद जी किन कारणों का वर्णन किए हैं कि अपने जीवन के लिखने के कारणों का, अपनी आत्मकथा को ना लिखने के कारणों का, अपनी कहानियों को ना लिखने के कारण का, या अपने उपन्यासों को लिखने के कारण का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद जी अपने आत्मकथा किन कारणों का वर्णन किए हैं? तो अपनी आत्मकथा को ना लिखने के कारणों का कारण। अब देखिए कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा ना लिखने पर मूल कारण क्या मानते हैं? मूल कारण क्या मानते हैं जयशंकर प्रसाद जी जो अपनी आत्मकथा नहीं लिखने के कारण? मूल कारण तो जग हसाई, गाँव हसाई, निंदा या कलेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा जग हसाई हो जाएगा। अब देखिए प्रथम पद में मन की तुलना किससे की गई है? जो आप लोग जो प्रथम पद में उसमें एक शब्द आया था मन, तो मन की तुलना किससे की गई है? भौरों से, कलियों से, फूलों से या पौधे से। तो किससे की गई है मन की तुलना? तो ये की गई, आप लोग फर्स्ट पद में ही देखे होंगे कि मन आया था एक वर्ड शब्द। तो मन की तुलना किससे की गई थी? तो ये की गई थी आप लोग को इसमें भौरों का, कलियों का, फूलों का या पौधे का, इसमें की गई थी भौरों से तुलना की गई थी। किससे? भौरों से। अब देखिए अपने जीवन को किसके साथ समान मुरझाया हुआ बताता है? तो कवि जी अपने जो जीवन को किसके समान मुरझाया हुआ बताते हैं? सड़ी पत्तियों के समान, झड़ती पत्तियों के समान, मुरझाई पत्तियों के समान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कवि जी अपने किसके समान मुरझाया हुआ बताते हैं? तो ये बताते हैं झड़ती पत्तियों के समान। आगे देखिए नीचे किसके नीचे हर पल अगणित जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है? अंतहीन पाताल के नीचे, अंतहीन आकाश के नीचे, अंतहीन नीले आकाश के नीचे, अंतहीन समुद्र के नीचे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का? तो ये हो जाएगा आप लोगों को अंतहीन नीले आकाश के नीचे। आगे देखिए कवि अपने जीवन में किसकी अनुपस्थिति है? उदासी की, सुख की, प्रसन्नता की, सुख और प्रसन्नता की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कवि के जीवन में किसकी अनुपस्थिति है? तो यह है सुख और प्रसन्नता का। देखिए कवि का जीवन किसके समान एक छलावा है? तो कवि के जीवन किसके एक समान छलावा है? मृग मरीचिका के समान, जादू के समान, स्वप्न के समान, सुख और प्रसन्नता के समान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का? तो ये हो जाएगा आप लोग को स्वप्न के समान हो जाएगा। आगे देखिए कवि ने अपनी प्रेयसी के गालों की तुलना किससे की गई है? भौरों की ललिमा से, कलियों से, फूलों से, कलियों पर मंडराते भौरे से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आप लोग भौरों की ललिमा से। अब देखिए अंत में कवि अपनी व्यथा को कैसे बताते हैं? तो कवि जी अंत में कैसे बताते हैं व्यथा को? कवि ने अपनी व्यथा को कैसे बताते हैं? स्वप्न से, मौन से, दुखों से या सुख से। तो ये कैसे बताते हैं अंत में? ये बताते हैं मौन रहकर बताते हैं। देखिए आत्मकथा कविता
कि प्रवृत्ति कैसी है, ये कविता कैसी है, छाया प्रगतिवादी है, प्रयोगवादी है, छायावादी है या प्रगतिशीलवादी है। तो ये आत्मकविता जो कविता है ये किस प्रवृत्ति की कवि है दोस्तों, तो ये है आप लोग को है छायावादी है। क्या है ये, छायावादी। देखिए छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी ये सब क्वेश्चन कन्फ्यूजन टाइप होता है दोस्तों। तो आप लोग जरूर याद रखिए कि जयशंकर प्रसाद जी के कैसे हैं, छायावादी कवि हैं, जरूर याद रखिएगा। कोई भी दे देगा उपन्यास या काव्य या कहानी और पूछ लेगा कि जयशंकर प्रसाद जी के ये कृति है तो बताइए कि इसमें प्रगतिवादी है होगा कि प्रयोगवादी होगा या छायावादी या प्रगतिशीलवादी, तो आप लोग को मालूम रहेगा तो जरूर बता दीजिएगा। क्या वे हैं, छायावादी कवि हैं, समझे, कौन, जयशंकर प्रसाद जी। आगे देखिए, देखिए आत्मकथ्य किस कवि की कविता है, तो देखिए आत्मकथ्य ये तो बहुत ही इजी और सरल प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये आप लोग जब पढ़े होंगे तो पता होगा इनकी है दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद जी की है। निराला का भी नहीं है, मंगलेश डबलर का नहीं, जयशंकर प्रसाद जी का ही है, वो गिरजा कुमार माथुर, ये तीनों का नहीं है, जबकि ये जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथ्य है दोस्तों। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। आगे देखिए, देखिए जयशंकर प्रसाद ने घर पर किसकी शिक्षा प्राप्त किए थे, तो जयशंकर प्रसाद ने घर पर कौन कौन सी लैंग्वेज की शिक्षा प्राप्त की थी, तो इसमें आप लोग को जरूर मालूम होगा कौन कौन सी थी, तो ये थी आप लोग को उर्दू, फारसी और हिंदी। कौन कौन सा, उर्दू और फारसी और हिंदी, ये तीनों का क्या किए थे, तो ये शिक्षा ग्रहण किए थे। आगे देखिए, देखिए जयशंकर प्रसाद किस काव्य विधा के कवि थे, तो देखिए फिर आ गया ये तो छायावादी कवि है। कौन है, छायावादी। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है थोड़ा, तो ये क्या है, छायावादी है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद की गहरी रुचि किसमें थी, तो देखिए गहरी रुचि उनको किसमें थी, तो शहरी और दर्शन में, ग्रामीण और दर्शन में, इतिहास और दर्शन में, शहरी और ग्रामीण में। तो जयशंकर प्रसाद जी की गहरी रुचि किसमें थी, उनकी रुचि थी इतिहास और दर्शन में। किसमें थी, इतिहास और दर्शन में। आगे देखिए, अब देखिए जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी संग्रह, इस चारों ऑप्शन में कौन सी एक है जो जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख जो है फेमस है पुस्तकें जो कहानी संग्रह है, तो देखिए इसमें कौन सा है, देखिए आकाशदीप, आंधी, शिरीष के फूल और नमक, इंद्रजाल और दीपशिखा या आदि और कर्मभूमि। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी जो कहानी प्रमुख है ये आकाशदीप और आंधी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए, अब देखिए जयशंकर प्रसाद का प्रमुख उपन्यास कौन सा नहीं है, इस चारों में से कौन सा एक उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है दोस्तों, तो देखिए इसमें गमन, गीतिका है, तितली, इरावती है, इरावती लहर है और झरना लहर है। इनमें से कौन सी एक जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास नहीं है दोस्तों, तो ये कौन सा नहीं होगा दोस्तों, तो आप लोग एक बार जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में ये कौन सा नहीं होगा। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं होगा दोस्तों, इनकी जो एक उपन्यास इस चारों में से एक नहीं है दोस्तों, तो इसमें है आप लोग को गमन और गीतिका नहीं होगा, जबकि इनकी उपन्यास है दोस्तों तितली, इरावती लहर और झरना, ये सभी उनके प्रसिद्ध एक क्या है दोस्तों, एक उपन्यास है दोस्तों। किनकी, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की, ये तीनों है दोस्तों उनके है दोस्तों। एक और एक हो गया कंकाल, ये कंकाल भी उनकी एक उपन्यास है दोस्तों, वो तितली भी है, इरावती भी है, वो लहर है, ये सब उनकी एक फेमस उपन्यास है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का। अब आगे देखिए, आत्मकथ कविता में मधुप का प्रयोग कवि किसके लिए किया है, तो आत्मकथ में जो एक कविता में एक मधुप शब्द आया था,
इसमें कवि किसके लिए प्रयोग किए थे? भौरों के लिए, अपने मन के लिए, उच्चलित व्यक्तियों के लिए या चंचल व्यक्तियों के लिए। तो ये किसके लिए किए थे दोस्तों? तो ये मधु ये किए थे अपने मन के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न में। आगे देखिए क्या है कि अरि सरलते के प्रयोग से कवि का क्या भाव प्रकट है दोस्तों? तो ये शब्द है दोस्तों अरि सरलते। इस भाव से कवि जी का क्या प्रकट हुआ दोस्तों? देखिए अपनत्व का भाव, विदेश का भाव, अनासक्ति का भाव, निर्लिप्तता का भाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 32 नंबर प्रश्न में अपनत्व का भाव। देखिए आत्मकथ कविता की भाषा शैली कैसी थी? तो आत्मकथ जो कविता है ये इसकी भाषा शैली कैसा था दोस्तों? वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, आत्मकथात्मक और छायावादी शैली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मकथात्मक और छायावादी शैली थी दोस्तों, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि थे और ये क्या है आत्मकथा। ये वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखे इसके चलते बता रहे हैं, तो इसी चलते इसका हो जाएगा आत्मकथात्मक एवं छायावादी शैली के थे कविता है दोस्तों आत्मकथा। आगे देखिए रीति सागर का प्रतीकार्थ क्या है? तो रीति सागर का प्रतीकार्थ क्या होगा दोस्तों? खाली घड़ा, विचार शून्य मन, अपशकुन का प्रतीक, अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक हो जाएगा। अब देखिए क्या आत्मकथ्य कविता की भाषा शैली कैसी थी? प्रतीकात्मक, संस्कृत निष्ठ, गुड़ या उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतीकात्मक भी इसकी भाषा शैली थी, भाषा और संस्कृत निष्ठ भी और गुट भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। आगे देखिए अब क्या है कि पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता? तो पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करेगा दोस्तों? सूखे की ओर, पेड़ के सूखने की ओर, मन के उत्पन्न सुख और आनंद के भाव को मिट जाने की ओर या मृत्यु की ओर। तो पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है दोस्तों? तो ये करता है आप लोग को मन के उत्पन्न दुख और आनंद के भावों के मिट जाने की ओर ये प्रकट करता है दोस्तों, पत्तियों का मुरझाने का संकेत। आगे देखिए क्या है कि कवि असंख्य जीवन इतिहास किसे कहा है दोस्तों? तो किसे कहा है दोस्तों? कवि अपने जो असंख्य जीवन इतिहास किसे कहे हैं? तो देखिए इसमें मानव के मन में उत्पन्न विचार, महापुरुषों की दास्तान, इतिहास के अनेक ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव मन में उत्पन्न विचार। आगे देखिए विडंबना में छिपा अर्थ बताइए। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? विडंबना में छिपा अर्थ, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य होगा, निराश और उपहास होगा या छल या कतार होगा। तो क्या होगा दोस्तों इसका अर्थ? तो ये हो जाएगा आप लोग को, इसका होगा निराश और उपहास दोनों हो जाएगा। आगे देखिए शिवेन को उधेड़ने का अर्थ क्या है? तो क्या है? हृदय को चीरकर दिखाना, दिल को ठेस पहुंचाना, मन में छुपी पुरानी बातों को फिर याद करना या दूध का दूध पानी कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि शिवन को उधेड़ना का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा आप लोग को मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना, इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कवि के मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? धसकर धक धक सो रही थी, हृदय से पीड़ित कर रही थी, या किसी भूचाल की प्रतीक्षा कर रही थी, या जगाने का इंतजार कर रही थी।
तो कवि जी के जो मन में था, हृदय में क्या चल रही थी, क्या कर रही थी, तो ये कर रही थी थक कर सो रही थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं, क्योंकि आत्मकथ्य का ये सभी आप लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसको कर लीजिएगा तो यहाँ से इस चैप्टर से आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, क्योंकि सारा क्वेश्चन को कराया गया है दोस्तों। इसमें आप लोग को पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा दोस्तों। देखिए, और आप लोग जो हर एग्जाम में आप लोग देखिए, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद सिपाही हो गए, या झारखंड पुलिस होगा, आप इसमें पेपर 2 और पेपर 3 का नोट्स एंड टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों जोहार एग्जाम में इस नंबर पर आप लोग, यहाँ देखिए नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप लोग संपर्क करके आप लोग जोहार एग्जाम में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, समझे। और इस वीडियो को आप लोग जरूर एक बार सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और आप लोग को अगर से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और दूसरे को भी मदद कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी क्षेत्र कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस होगा, जो भी आप लोग को दोस्ती होगा या कोई भी और भी दोस्त ये सब होगा, तो उसको आप लोग एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन लोग को भी मदद कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं।